दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंपेयर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 से। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 कब कब पास हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट का असेंट कब मिला, इफेक्टिव किस डेट से है। देखिए, इसको लोकसभा में पास हुआ था ये 11 अगस्त 25 को। राज्यसभा में पास हुआ ये 12 अगस्त 2025 को। प्रेसिडेंट से इसको मंजूरी मिल गई थी 21 अगस्त 2025 को। और इसकी अप्लीकेबिलिटी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2026, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर से। अब यहाँ पे हम कुछ मेजर डिफरेंसेज नोट कर लेते हैं दोनों इनकम टैक्स एक्ट के बीच में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से कब तक अप्लीकेबल था? 1 अप्रैल 1962 से 31 मार्च 26 तक। और अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है वो अप्लीकेबल है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 819 सेक्शन से, नए वाले में 536 सेक्शन है। पुराने एक्ट में 47 चैप्टर एंड 14 शेड्यूल थे, नए वाले में 23 चैप्टर्स एंड 16 शेड्यूल्स हैं। पुराने वाले एक्ट 823 पेजेस का था, अभी वाला 622 पेजेस का है। पिछले वाले एक्ट में 5.1 लाख वर्ड्स थे, नए वाले में 2.6 लाख वर्ड्स थे। मतलब बहुत समराइज किया गया है, ब्रीफ किया गया है, छोटा किया गया है नए एक्ट को। टेबल एंड फॉर्मूला, पिछले एक्ट में टेबल एंड फॉर्मूला के माध्यम से नहीं समझा गया था, बट जबकि नए एक्ट में 57 टेबल्स एंड 46 फॉर्मूलाज लाए गए हैं सहूलियत के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ईयर टर्मिनोलॉजी, पिछले एक्ट में अपना प्रीवियस ईयर और उसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता था, लेकिन अभी नए एक्ट में टैक्स ईयर कहलाया जाएगा। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चल रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ टैक्स ईयर 2026-27 अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स ईयर ओवरलैप, ये ओवरलैप क्या है? अभी देखिए, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, जो कि प्रीवियस ईयर भी था, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 2026-27। और सेम वे में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2026-7, उसका टैक्स ईयर भी 2026-27 होगा। ठीक है। अब पुराने एक्ट में बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता था, जबकि नए एक्ट में रिफंड अलाउ किया गया इवन इफ यू फाइल बिलेटेड रिटर्न। पिछले एक्ट में 511 रूल्स थे, नए में 333 रूल्स हैं। पिछले वाले में 399 फॉर्म्स थे, नए वाले में 190 फॉर्म्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं। अभी हम कुछ सेक्शंस की बात कर लेते हैं कि पिछले एक्ट में वो सेक्शंस कौन सी थी, जो कि नए एक्ट में नई सेक्शंस कौन सी हैं। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसका सेक्शन है पुराने एक्ट में 115 BAC, जो कि नए एक्ट में सेक्शन 202 हो गई है। जो सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है हमें 75,000 रुपीज़ का, पुराने एक्ट में सेक्शन था 16, नए एक्ट में है 19। इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन, पुराने एक्ट में सेक्शन 24 था, नए एक्ट में सेक्शन 22 है। कैपिटल गेन 54, इफ सेक्शन 54 बोलता था कि अगर आपने कोई एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एग्जम्पशन आप ले सकते हैं कि नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। तो जिसका सेक्शन 54 था अभी 82 हो गया है। सेक्शन 54 EC एग्जम्पशन, ये बोलता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे लैंड या बिल्डिंग बेची है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसका एक एग्जम्पशन ले सकते हैं आप अगर प्रेस्क्राइब्ड बॉन्ड में इशू कर देते, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो सेक्शन अभी बदल के हो जाएगा सेक्शन 85। सेक्शन 54F का एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन था कि अगर आपने अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कुछ बेची है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और अब आप उसको यूज करके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलता था। अभी उसका नया सेक्शन हो गया सेक्शन 86। TDS अंडर द सैलरी, सेक्शन 192 था जो कि 392 हो गया है। अदर TDS, जो भी अदर देन सैलरी जितने भी TDS थे, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, या फिर फॉरेन एंटरप्राइजेज पे जो भी टैक्स लगता था, तो उनकी TDS की सेक्शन 193 से 197A में आती थी, वो अभी पूरी की पूरी सेक्शन 393 में आ गई है। TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसकी सेक्शन थी 206C, अभी वो 534 हो गई है। एडवांस टैक्स पेमेंट के लिए सेक्शन प्रिस्क्राइब थी 210, जो कि अभी 406 हो चुकी है। अब हम कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन वाली सेक्शंस को देख लेते हैं। इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जो सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस थी वो अभी सेक्शन 11 की हो गई है। 80C की डिडक्शंस थी, जो PF, PRBS, रिटायरमेंट कॉर्पस, LIC, इन सब की जो डिडक्शन थी वो अभी सेक्शन 123 हो गई है। NPS में जो डिडक्शन मिलती थी
एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जो कि 80 CCD में थी वो सेक्शन 124 हो गई है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D की डिडक्शन अभी सेक्शन 126 की हो गई है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 80G था जो कि सेक्शन 133 हो गया है। टैक्स रिबेट जो मिलता था 87A में वो अभी सेक्शन 156 में मिल रहा है। अभी TDS ऑन सैलरी एंड अदर इनकम डिटेल जो एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करता था वो फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 इशू करेगा। एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो कि आपको फॉर्म 26AS में मिलता था अभी फॉर्म 168 में मिलेगा। फॉर्म 15G और H जो कि आप डिक्लेयर करते थे बैंक में कि आप हमारा इनकम कम है आप TDS मत काटना, उसके लिए एक कॉमन फॉर्म हो गया फॉर्म 121। अभी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के डिफरेंसेस जान लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन करंट से 1961 में एक्ट 1961 में सेक्शन था 139 जो भी सेक्शन 263 हो गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन में भी थोड़ा सा चेंज किया है। ITR 1 एंड 2 सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 31 जुलाई ही है। लेकिन IT 3 एंड 4 जो कि नॉन ऑडिट केसेज है जिनमें ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है। अब बाकी केस में जिनमें ऑडिट रिक्वायर्ड है या कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेडलाइन 31 अक्टूबर ही रखी गई है। नीचे ITR के फॉर्म्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में पैन कोड करना मैंडेटरी है, उसके लिए कंडीशंस रिवाइज कर दी गई हैं। तो उसमें पहला है एनुअल कैश डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ 10 लाख और मोर। पहले हम 49,000 से ऊपर भी कैश डिपॉजिट कराते थे बैंक में तो पैन लगता था, लेकिन अभी एक सालाना लिमिट दे दी गई है 10 लाख की। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन अबाउट 20 लाख है तो पैन कोड करना पड़ेगा। व्हीकल परचेज ओवर 5 लाख है इंक्लूडिंग टू व्हीलर, कोई टू व्हीलर महंगा है 5 लाख से ऊपर है तो भी आपको पैन कोड करना पड़ेगा। होटल और इवेंट पेमेंट अगर 1 लाख से ज़्यादा किया है तो आपको पैन नोट करवाना होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन बेस्ड लिमिट से एनुअल फाइनेंशियल लिमिट्स आ चुकी हैं।